हेलो। हाँ भाई, अभी तक कोई डाउट है किसी को भी? कोई किसी को डाउट नहीं है? ठीक है, वेरी गुड। चलो, आज हम थोड़ा और पढ़ेंगे। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। ठीक है, एंड डुअल नेचर ऑफ लाइट, थोड़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ये सब पढ़ेंगे। ठीक है, सो वी हैव सीन वेव कैरेक्टरिस्टिक, और उसमें दो तीन इंपॉर्टेंट टर्म थे, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर। ये सब हम देख चुके हैं। ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट होगा तो पूछते रहना बस। चलो, तो दिस इज atomic structure, lecture number 4. Yes, Anuj, I will share. Don't worry, मुझे बस हाई लिख देना, I will share. Okay, जिनके पास मॉड्यूल नहीं है, they can write or they can write at the group also. ठीक है, चलो, I think ग्रुप पे तो आप नहीं लिख पाएंगे। हाँ, मुझे आप भेज देना and I will send. ठीक है, तो what we are going to understand is electromagnetic radiation. In short, we are saying EMR. ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या है? इसका एक पार्ट लाइट है, मतलब लाइट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कैसे बटा हुआ है, हाउ वी कैन लेट्स से ब्रेक इनटू डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स। हाँ भाई, कोई बताना चाहेगा? किसी को कुछ याद है? So we are going to say cosmic rays, then gamma rays, then X-rays, then the microwave, no, UV visible, I think. Let me write radio wave, UV visible, UV radiation, ultraviolet and visible, then infrared and फिर क्या आया? माइक्रोवेव, यहाँ पे माइक्रोवेव, यस, एंड रेडियो वेव। ठीक है, तो ये पार्ट हो गए। गामा रेज इज दिस, गामा। नाउ ये जो जितनी भी रेज हैं, इनमें यहाँ पे इधर से इधर क्या हो रहा है, फ्रॉम दिस साइड, है ना, वेवलेंथ इज इंक्रीजिंग। क्या बढ़ रहा है? वेवलेंथ इज इंक्रीजिंग। वेवलेंथ बढ़ रहा है तो वेवलेंथ लैम्डा बढ़ रहा है ना, वेवलेंथ इज नथिंग बट लैम्डा। तो फ्रीक्वेंसी इज डिक्रीजिंग, राइट? कितना समझ में आ रहा है? ठीक है, इस तरह वेवलेंथ। अब बात आती है विजिबल रीजन की। विजिबल रीजन क्या होता है? तो ये आपको वेवलेंथ याद रखनी है, बाकी सबकी वेवलेंथ नहीं याद रखनी है। तो विजुअल रीजन की वेवलेंथ है 3600 3800 एंगस्ट्रॉम, 7600 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो विजुअल रीजन से पहले होगा उसको बोलेंगे अल्ट्रावायलेट। क्यों बोलेंगे अभी देखते हैं। तो विजुअल रीजन कोई बताएगा? कोई कलर? विजिबल लाइट के को कैसे तोड़ सकते हैं? वी कैन राइट विवग्योर। कैसे तोड़ सकते हैं? विवग्योर से। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ठीक है, तो ये जो विजिबल लाइट है विच वी हैव ब्रोकन इनटू लेट्स से ओवर हियर,
3800 एंगस्ट्रॉम टू 7600 एंगस्ट्रॉम। तो ये 3800 एंगस्ट्रॉम वाला जो होता है वो होता है वायलेट, और 7600 एंगस्ट्रॉम वाला रीजन जो होता है वो होता है रेड। ठीक है, तो आपको इधर से इधर पता चल रहा है कि इससे इधर से इधर है ना वेवलेंथ बढ़ रही है ना। यू कैन से विवग्योर में दिस डायरेक्शन में लेमडा बढ़ रहा है, और यू कैन से न्यू फ्रीक्वेंसी घट रही है। सही है। अब अगर वेवलेंथ बढ़ रही है रेड एंड के बाद तो उसको क्या बोलेंगे, इंफ्रारेड, है ना। रेड के बाद क्या आएगा, ये 7600 क्या बोल रहा है, रेड, तो रेड के बाद इंफ्रारेड, और इससे पहले अल्ट्रा वायलेट। ठीक है, ये क्या लिखा है, यूवी मतलब अल्ट्रा वायलेट। ठीक है, लिख लो जल्दी से फास्ट। हो गया सर, ये आपने ये क्या लिखा है 3800 एंगस्ट्रॉम, ये आपने विजिबल लिखा ना एरो करके दो, इससे इस रेंज में क्या है, विजिबल है ना, ये रेंज है पूरी, मतलब विजिबल है लाइट विजिबल है उस रेंज में। हाँ, विजिबल लाइट की जो वेवलेंथ है वो ये है 3800 टू 7600। मतलब इसी रेंज में हम लोग लाइट को देख सकते हैं। हाँ, इस रेंज की जो लाइट है वही हम लोग देख सकते हैं। ओके सर। ठीक है, अब चलते हैं लाइट के बारे में थोड़ा हमने यहाँ देख लिया। तो लाइट शोज डुअल नेचर। डुअल नेचर ऑफ लाइट, लाइट जो है ना वो डुअल नेचर दिखाता है। ठीक है, अब इसमें डुअल नेचर का मतलब क्या है, इट इज ऑल्सो शोइंग वेव नेचर and it is also showing particle nature. What is wave nature and what is particle nature, तो समझ लेते हैं। वेव नेचर का सिंपल सा मीनिंग ये है कि एनर्जी का फ्लो हो रहा है विदाउट रिक्वायरमेंट ऑफ, लेट्स से विदाउट मूविंग द पार्टिकल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। थोड़ा समझते हैं। जैसे मान लो मैंने एक बॉल ली और बॉल को मैंने मैकेनिकल एनर्जी दी, तो वो जो बॉल है ना, इट इज हैविंग काइनेटिक एनर्जी। ये काइनेटिक एनर्जी लेके जा रही है और जहां पे भी कोलाइड होगी वहां पे एनर्जी ट्रांसफर होगी। सो द पार्टिकल इटसेल्फ इज कैरिंग द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। समझ में आया? तो जो पार्टिकल नेचर है इसका मतलब है कि एनर्जी का जो फ्लो है, लाइट का मतलब क्या है, रेडिएशन, रेडिएशन मतलब एनर्जी, राइट। लाइट का मतलब क्या है, रेडिएशन, रेडिएशन का मतलब क्या है, एनर्जी, है ना, कितना एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है। तो जो पार्टिकल है वो खुद में पूरी एनर्जी कैरी करके लेके जा रहा है और जहां पे भी टकरा रहा है इट इज ट्रांसफरिंग दैट एनर्जी, है ना। तो जैसे अगर मैंने बॉल मारी और तुम्हारे लगी तो पूरा, है ना, एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, और वेव नेचर क्या है, वेव नेचर में एनर्जी जो है मीडियम के थ्रू पास ऑन होती रहती है आगे। सो द पार्टिकल इटसेल्फ इज नॉट कैरिंग द एनर्जी, इट इज जस्ट पासिंग द एनर्जी टू अनदर, लेट्स से पार्टिकल। कैसे, जैसे मान लो एक रस्सी ले लो, ठीक है, और इस रस्सी में क्या करो, एक थोड़ी सी ऐसे मैकेनिकल एनर्जी दो, पल्स क्रिएट करो, है ना, इम्पल्स। तो उससे क्या होगा, जो एनर्जी तुमने दी वो एनर्जी थ्रू द लेट्स से रोप जो है आगे की तरफ जाएगी। द पार्टिकल इटसेल्फ इज नॉट गोइंग, है ना, जो भी आपने एंड को एनर्जी दी है ना, वो एंड खुद चल के नहीं जा रहा है एनर्जी लेके, वो क्या कर रहा है, आगे पास ऑन कर दे रहा है।
सो यू अंडरस्टैंड पार्टिकल नेचर और वेव नेचर थोड़ा शॉर्ट में। पार्टिकल नेचर का मतलब क्या है? द पार्टिकल इटसेल्फ कैरिंग द एनर्जी, जहां पे भी जाएगा है ना वो पूरी एनर्जी लेके जाएगा और कोलाइड करेगा तो एनर्जी ट्रांसफर करेगा। वेव नेचर में क्या होता है कि एनर्जी जो है ना, अगर हम पल्स क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, तो एनर्जी जो है वो पास ऑन हो रही है थ्रू द मीडियम, है ना। पार्टिकल इज नॉट कैरिंग द एनर्जी। जैसे साउंड है, साउंड वेव है ना, तो यहाँ पे साउंड वेव में क्या हो रहा है कि हम जो बोल रहे हैं, तो हमने जैसे ही बोला, जो एयर के पार्टिकल थे वो आपके कान में जाके नहीं जा रहे, राइट, है ना। जो भी एनर्जी हमने दी यहाँ से अपने, है ना, थ्रोट से जो भी एनर्जी निकली, वो एनर्जी थ्रू द मीडियम पास ऑन होती गई। अंडरस्टूड? हाँ भाई, यस। ओके। अब बात आती है कि ये जो वेव नेचर और पार्टिकल नेचर की कंफर्मेशन कैसे हो रही है। तो देयर आर सम एक्सपेरिमेंट व्हिच कैन ओनली बी एक्सप्लेन्ड बाय वेव नेचर, देयर आर सम एक्सपेरिमेंट व्हिच कैन ओनली बी एक्सप्लेन्ड बाय पार्टिकल नेचर, एंड दैट्स व्हाई वी आर सेइंग कि जो लाइट है उसमें दोनों नेचर है ना, साइमल्टेनियसली। कुछ ऐसा बिहेवियर, जैसे कोई पर्सन है ना, वो फुटबॉल के साथ साथ क्रिकेट भी खेलता है, तो जब वो क्रिकेट खेल रहा है तो हम कहेंगे कि देखो ये क्रिकेटर है, और जब वो फुटबॉल खेल रहा है तो हम कहेंगे फुटबॉलर है। वैसे ही कुछ यहाँ पे कुछ एक्सपेरिमेंट ऐसे हैं जो केवल और केवल वेव नेचर से ही एक्सप्लेन किए जा सकते हैं। देन वी आर सेइंग कि यहाँ पे लाइट का वेव नेचर शो हो रहा है। कुछ एक्सपेरिमेंट ऐसे हैं जो केवल और केवल पार्टिकल नेचर से ही एक्सप्लेन किए जा सकते हैं। देन वी आर सेइंग कि पार्टिकल नेचर शो हो रहा है। तो लेट्स से वी विल राइट दोज एक्सपेरिमेंट, है ना। सो सर्टेन सम एक्सपेरिमेंट और सम फिनोमेना can only be explained by wave nature, है ना। तो वो कौन कौन से हैं जो वेव नेचर से ही एक्सप्लेन हो सकते हैं? उनमें आता है डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस। डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस, ठीक है। Some phenomena can only be explained by particle nature. So when we are saying particle nature, the energy is going to carried out by particle itself. तो उसमें आता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, and black body radiation. All these phenomena you are going to study in physics, ठीक है। ये सब phenomena आप physics में पढ़ोगे। थोड़ा बहुत हम बस ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ेंगे, then I will tell you this। जब भी पढ़ेंगे तब आपको ये समझा देंगे। तो अभी केवल इतना समझते हैं कि लाइट के अंदर दो नेचर है, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर। कुछ फिनोमेना ऐसे हैं ना, पूरा ये चैप्टर है पूरा लाइट फिजिक्स में, उसमें ये पूरा आपको समझाया जाएगा, डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो पार्टिकल नेचर क्या बताता है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब ये बात सबसे पहले किसने की कही? डुअल नेचर ऑफ लाइट वाज गिवन बाय मैक्स प्लैंक। मैक्स प्लैंक एंड आइंस्टाइन, ठीक है। इन दोनों ने पहले बोली कि भाई ये लाइट में डुअल नेचर होता है। इससे पहले क्या मानते थे? इससे पहले लाइट को केवल वेव नेचर मानते थे, है ना। उससे पहले लाइट को, रेडिएशंस को केवल और केवल वेव नेचर मानते थे। एंड वेव नेचर का मतलब है कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ एनर्जी। वेव नेचर का मतलब क्या है? कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ एनर्जी। एंड पार्टिकल नेचर का मतलब क्या है? दैट्स अ डिसकंटिन्यूअस फ्लो ऑफ एनर्जी, है ना। थोड़ा इस बात को समझ लेते हैं। तो कंटिन्यूअस फ्लो का मतलब क्या है कि जैसे अगर मैंने वो रोप है ना ली, रस्सी ली, और मैं लगातार
है ना, ऐसे एनर्जी देता रहूं, इम्पल्स क्रिएट करता रहूं, तो कोई कंटिन्यूस वेव बनती रहेगी एंड दैट कीप ऑन मूविंग। इसका मतलब क्या है, मैं लगातार सर्टेन एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी आई एम जस्ट ट्रांसफरिंग। मान लो 1 जूल एनर्जी है, वो मैं लगातार देता जा रहा हूँ, है ना, तो ये लगातार पर सेकेंड 1 जूल एनर्जी फ्लो होती जा रही है। दैट इज नथिंग बट वेव नेचर, कंटिन्यूस वेव बन रही है एंड दैट एनर्जी कीप ऑन, है ना, फ्लोइंग। कितनी बात समझ में आ रही है? से यस नो, है ना, आ रही है ना भाई? सर इन दोनों में से किसके लिए मीडियम लगता है फ्लो होने के लिए? मीडियम देखो, लाइट के लिए तो कोई मीडियम नहीं लगता है। वेव में भी अलग अलग तरह की लाइट होती है, मतलब अलग अलग तरह की वेव्स होती है। जैसे हमने साउंड वेव पढ़ा, है ना, तो उनको बोलते हैं मैकेनिकल वेव्स, ठीक है, हाँ। राइट। और एक है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इसको कोई मीडियम की जरूरत नहीं होती, तभी हम बोलते हैं कि वो स्पेस में भी मूव कर सकता है। लेकिन स्पेस में साउंड जा सकती है क्या? नहीं, नहीं। नहीं, स्पेस में साउंड नहीं जा सकती है, राइट। साउंड के लिए मीडियम रिक्वायर्ड है, तो वो अलग अलग वेव्स में अलग अलग मीडियम चाहिए होता है, अलग अलग मीडियम के हिसाब से होता है। लाइट कैन फ्लो विदाउट विदाउट मीडियम, तो उसको ऐसे भी बोलते हैं कि वहां पे विदाउट मीडियम में आप पार्टिकल नेचर मान सकते हो, है ना, लाइट तो दोनों है ना। हाँ। ऐसे समझ लो कि पार्टिकल के फॉर्म में वो जा रही है। तो मैं ये बोल रहा था कि कंटिन्यूस फ्लो ऑफ एनर्जी है ना, वेव। अब क्या हुआ, उस टाइम पे मैक्स प्लैंक थे, उन्होंने बोला कि नहीं, ऐसा नहीं है, लाइट कैन बी डिसकंटिन्यूस फ्लो ऑफ एनर्जी ऑल्सो। और वो उन्होंने कैसे बोला, तो एक इफेक्ट होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है, थोड़ा बाद में पढ़ेंगे लेकिन ब्रीफ में समझा देते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब है जहां पे भी लाइट सेंसिटिव एप्लीकेशन होते हैं ना, फोटो वोल्टिक सेल, सेल का नाम है फोटो वोल्टिक सेल, ठीक है। तो जहां पे भी लाइट सेंसिटिव एप्लीकेशन होते हैं वहां पे सब में फोटो वोल्टिक सेल लगता है, या उसका कुछ पार्ट लग रहा होगा, है ना, वो जो काम पे करता है। जैसे आप कहीं हाथ आपने किया, पानी आ गया, राइट, है ना, आप खड़े हुए, दरवाजा खुल गया, काइंड ऑफ ऑल दीज। तो इन सब में क्या होता है कि आप, मतलब वो बताता है कि अब जो है रेडिएशन या लाइट गिर रही है या नहीं गिर रही है। जब लाइट गिर रही है तो उसने बोला कि ठीक है, अभी गेट बंद करो, है ना, बंद रखो। एक सेंसर लगा रहता है, कभी कभी देखा होगा, है ना, कि रेड कलर का सेंसर होता है, जब आप हाथ नीचे करोगे, है ना, उसमें, तो उससे सेंस होता है, राइट। तो उसके बेसिस पे पता चलता है कि अच्छा, यहाँ पे लाइट गिरने अब गिरना बंद हो रही है, देन इट इज गोइंग टू गिव यू दिस सिग्नल कि अच्छा आप पानी चालू कर दो, राइट। नहीं, मैग्नेटिक रेडिएशंस होते हैं इसमें, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक रेडिएशन दोनों हैं। जो जो वेव है ना, या वेव का जो पार्टिकल है ना, वेव, सॉरी, लाइट का जो पार्टिकल है, वो उसमें क्या है, आपके रेडिएशन, वो एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है, इलेक्ट्रिक एनर्जी एज वेल एज मैग्नेटिक एनर्जी, इसीलिए इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बोलते हैं। एनीवे, व्हाट आई वाज सेइंग इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या है कि जैसे ही लाइट गिरी, है ना, तुरंत इलेक्ट्रॉन निकलता है। जैसे ही लाइट किसी मेटल पे गिरी, उस मेटल से तुरंत इलेक्ट्रॉन निकलना चालू हो गया। मतलब इसका मतलब यह है कि जैसे ही आप खड़े हुए, तुरंत आपका फंक्शन करना चालू हो गया, है ना। देयर इज नॉट गोइंग टू बी ए टाइम लैग कि आप खड़े हो, अब 10 मिनट बाद जो है ना वो गेट खुल रहा है, नहीं ना, या 10 सेकंड बाद गेट खुल रहा है। जैसे ही आप खड़े हुए, तुरंत वो, है ना, एक सर्टेन डिस्टेंस पे आप आए, जहां से एंगल बन रहा है, उस पर लाइट गिर रही है, उससे पता चल रहा है कि कोई आदमी खड़ा है, गेट खुलना चालू हो गया। तो यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या था, नो टाइम लैग, कोई टाइम लैग नहीं था। जैसे ही इलेक्ट्रॉन गिरा, सॉरी, लाइट गिरी, वैसे ही इलेक्ट्रॉन निकल गया। और वो इलेक्ट्रॉन निकलने के हिसाब से हमने फंक्शन डिसाइड कर दिए हैं कि अच्छा, जब तक इलेक्ट्रॉन निकलता रहे दरवाजा बंद रहे, जैसे इलेक्ट्रॉन निकलना बंद हो जाए दरवाजा खुल जाए। गॉट इट? की बात समझ आ गई? ठीक है। तो इसमें कोई टाइम लैग नहीं था। अब ये टाइम लैग ना होना, मतलब लोगों ने कहा कि अच्छा ठीक है, जो ये मेटल्स हैं इनसे इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो तुम्हें कुछ तो एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि न्यूक्लियस तो अपनी तरफ टाइट करके इलेक्ट्रॉन को पकड़े हुए है। अगर न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन छुड़ाना है ना, एटम से निकालना है, यू हैव टू गिव सम एनर्जी, है ना। और हर बार ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी एनर्जी पूरी ही हो, मतलब कभी कभी ऐसा हो सकता है एनर्जी कम भी हो। अगर एनर्जी कम होगी तो वेव नेचर के हिसाब से तो क्या है, लगातार एनर्जी सप्लाई हो रही है। जैसे एक अजम्पशन मानो कि 10 जूल एनर्जी चाहिए, 10 जूल एनर्जी चाहिए,
वेव नेचर 1 जूल एनर्जी पर सेकंड दे रहा है ना, 1 जूल एनर्जी पर सेकंड दे रहा है। तो अगर केवल वेव नेचर होता तो जो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो भी दिख जाता 10 सेकंड के बाद, है ना। 10 सेकंड के बाद फिर वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता, तो हम कहते हैं हाँ ठीक है, रिक्वायर्ड एनर्जी रीच कर गई, इलेक्ट्रॉन अब निकल जाएगा बाहर। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, है ना, ऐसा हुआ नहीं। एक्चुअल में हुआ या तो इलेक्ट्रॉन निकला या फिर बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं निकला। तो फिर सोचा गया कि ये जो वेव नेचर कह रही है वो बात गलत है, राइट। लाइट का एक और नेचर है, दैट इज पार्टिकल नेचर, कि वो इंस्टेंटेनियसली 10 जूल एनर्जी सप्लाई कर रहा है, और अगर वो 10 जूल एनर्जी सप्लाई नहीं कर पाया तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकल रहा है। 10 जूल या 10 जूल से ज्यादा, मान लो 12 जूल भी देगा तो भी इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, लेकिन 9 जूल दे रहा है ना, कुछ एनर्जी सर्टेन एनर्जी से कम दे रहा है, तो फिर इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में नो टाइम लैग होता है, टाइम लैग नहीं आता है, इसलिए वी आर सेइंग दैट इज एक्सप्लेन्ड बाय पार्टिकल नेचर। ठीक है, इतना लिख लो। सर टाइम लैग नहीं आता मतलब समझा नहीं। हाँ, वो टाइम लैग का मतलब है टाइम का, जैसे ही इलेक्ट्रॉन गिरे, जैसे ही फोटोन लाइट गिरी, इलेक्ट्रॉन निकल गया, ठीक है। जैसे ही लाइट गिरी इलेक्ट्रॉन निकल गया तुरंत। तो वो कैसे हो सकता है, जब एक साथ सारी एनर्जी ट्रांसफर हो जाए, ठीक है ना। और वो कैसे हो सकता है, केवल और केवल पार्टिकल नेचर से हो सकता है। तो इन व्हाट प्लैंक सेड, है ना, तो अब है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। जल्दी से लिखो, फास्ट। तो प्लैंक सेड कि जो पार्टिकल है, जो भी लाइट है, उसका जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है दैट इज कॉल्ड फोटोन और क्वांटा। ठीक है, दो वर्ड यहाँ पे हैं, फोटोन या क्वांटा। और पीछे दिखाऊं, जल्दी से लिखो फिर भाई, है फास्ट। चलो हो गया, डन। तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी थी कि एनर्जी, है ना, और रेडिएशन or you can say energy can also be, है ना, travel in the form of particle
particle called quanta, or you can say photon. Photon is the specific term for light, ठीक है, and quanta. Energy of photon is proportional to frequency of light. तो जो पार्टिकल बनेगा है ना, लाइट एज ए पार्टिकल फॉर्म में बनेगी, उसकी एनर्जी किसके बराबर होगी? दैट इज गोइंग टू बी प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट. जो लाइट का वेव नेचर माना गया है ना, उसमें जो फ्रीक्वेंसी आ रही है उसके हिसाब से. तो एनर्जी ऑफ फोटोन इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट. सो एनर्जी ऑफ फोटोन में शॉर्ट में यहाँ लिख ले रहा हूँ, इज प्रोपोर्शनल टू न्यू, एंड एनर्जी ऑफ फोटोन इज नथिंग बट h nu, where h is Planck's constant. So now you can understand energy is proportional to frequency and h is Planck's constant. H की value क्या है? What is the value? 6.626 into 10 to the minus 34 joule second. And joule second. ये इसकी एनर्जी वैल्यू है 6.626 into 10 to the minus 34. तो एक फोटोन की एनर्जी इतनी हो गई. And the energy is proportional to frequency. इसका मतलब ये है कि अगर मैं आपसे बोलूं, अच्छा थोड़ी देर में, न्यू इज ऑल्सो इक्वल्स टू c by lambda, तो हम लिख सकते हैं और एनर्जी ऑफ फोटोन इज नथिंग बट hc by lambda, है ना. न्यू इज नथिंग बट c by lambda, रिलेशन बिटवीन स्पीड एंड वेवलेंथ. ठीक है, which is also can be represented as hc nu bar because 1 by lambda is nothing but nu bar. ये कल बताया था हमने, nu bar is nothing but 1 by lambda. Nu bar is wave number. ठीक है, and c by lambda is nothing but nu. Nu is nothing but c by lambda. ठीक है, तो हम यहाँ से हमने 2-3 बातें हम यहाँ पे लिख सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट, कि एनर्जी बढ़ेगी इसका मतलब है न्यू बढ़ेगा और लैम्डा घटेगा. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है. तो बताओ बिटवीन बिवग्योर, इन बिवग्योर वेवलेंथ सबसे ज्यादा किसकी है? रेड की. तो एनर्जी सबसे कम किसकी होगी? रेड की, है ना. वेवलेंथ सबसे कम किसकी है? वायलेट की. तो एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी होगी? वायलेट लाइट की. इतनी बात समझ में आ रही? बिवग्योर से. तो एनर्जी ऑफ फोटोन या एनर्जी ऑफ लाइट वी कैन से is proportional to frequency and inversely proportional to wavelength lambda. अब ये तो हो गया एक फोटोन की एनर्जी. अगर मान लो किसी सोर्स से बहुत सारे फोटोन निकल रहे हैं पर सेकंड, जैसे लाइट बल्ब है ना, लाइट बल्ब से बहुत सारे फोटोन निकल रहे हैं. ठीक है, मान लो कोई पर्टिकुलर लाइट निकल रही है, लेट्स से वी आर सेइंग कि रेड लाइट निकल रही है ना, रेड लाइट ऑफ 7500 एंगस्ट्रॉम निकल रही है लेट्स से. ठीक है, तो एक सेकंड में जितने नंबर ऑफ फोटोन निकलेंगे उतनी एनर्जी निकल जाएगी. तो हम एक फोटोन की एनर्जी निकाल लेंगे एंड वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई विद नंबर ऑफ फोटॉन्स व्हिच आर इमिटिंग पर सेकंड. तो उससे हमें पता चल जाएगा टोटल एनर्जी जो है वो निकल रही है. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो बस अब हम यहाँ पे यही बात यहाँ पे सीख रहे हैं, राइट. एक मिनट. तो टोटल एनर्जी है ना, अभी हम थोड़े को एक आध क्वेश्चन लेंगे तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या कह रहे हैं.
So total energy emitted per second, या total energy, let's say, not per second. Total energy is nothing but n into energy of photon, where n is number of photons emitted in given time. ठीक है, तो E total इसको ऐसे लग सकते हैं n h nu और n times h c by lambda और n times h c nu bar. ठीक है, चलो एक क्वेश्चन में करके बता देता हूँ, उससे थोड़ा आइडिया लग जाएगा. एक मिनट कॉपी कर लेते हैं क्वेश्चन, तब तक आप लोग लिख लोगे. ठीक है, मान लो ये क्वेश्चन है. ठीक है, अब मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स का मतलब क्या होता है? मोनोक्रोमेटिक का मतलब होता है सिंगल वेवलेंथ, है ना. मोनोक्रोमेटिक का मतलब क्या है? सिंगल वेवलेंथ. केवल एक ही वेवलेंथ जो है वो निकाल रहा है, सिंगल वेवलेंथ इट इज इमिटिंग. ठीक है, source of light operating at 600 watt emits 2 into 10 to power 22 photons per second. Find the wavelength of the light. आपसे wavelength पूछी गई है, तो उसका solution मैं बता देता हूँ. So when they are saying कि जो ये है ये operating at 600 watt, इसका मतलब power is given. Power is nothing but joule per second, है ना. Watt is nothing but joule per second. तो total energy कितनी हो गई? Let's say 600 जूल, है ना. एक सेकंड में, पर सेकंड ये कह रहे हैं, तो एक सेकंड में कितनी एनर्जी गई? 600 जूल. कितनी बात समझ में आ रही है? 600 वॉट का मतलब क्या होता है? 600 जूल पर सेकंड. और ये हमसे कह रहे हैं कि एक सेकंड में इतने नंबर ऑफ फोटॉन्स निकल रहे हैं, इसका मतलब ये टोटल एनर्जी एक सेकंड के लिए देख रहे हैं. ठीक है, अगर यहाँ पे लिखा होता let's say 6 into ये 600 watt emits 2 into 10 to power 2 photons per minute, है ना. मान लो ये लिखा होता पर मिनट, तो हम एनर्जी क्या निकालते कि एक मिनट में कितनी एनर्जी हमने दी. तो 600 जूल पर सेकंड आ रही थी, तो वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 60. सही है ना. अगर यहाँ पर मिनट होता तो ये बात याद रखना. ठीक है, 600 वॉट का मतलब है 600 जूल पर सेकंड, और यहाँ पे हमें बोला गया है कि पर सेकंड, एक सेकंड में कितने फोटॉन्स निकले, तो हम एनर्जी भी कितनी लेंगे? एक सेकंड के हिसाब से. अगर यहाँ पे फोटॉन्स हमें पर मिनट लिखे होते तो हम एनर्जी भी कितनी लिखते हैं? पर मिनट के हिसाब से. मेरी बात समझ में आ रही है? कोई कंफ्यूजन? ठीक है, चलते हैं आगे. ई टोटल इज गिवन है 600 जूल, तो बस आपने लिख लिया 600 जूल इज नथिंग बट n दे रखा है 2 into 10 to power 22 hc by lambda. h की वैल्यू क्या लिखेंगे? 6.626 into 10 to power minus 34. c की वैल्यू क्या होती है? तो h की यूनिट भी लिख लेते हैं so that there is no confusion. जूल सेकेंड. c की वैल्यू क्या होती है? स्पीड ऑफ लाइट 3 into 10 to power 8 मीटर पर सेकेंड. डिवाइड बाय लैम्डा. लैम्डा वी हैव टू कैलकुलेट इन मीटर. ठीक है, ये यहाँ जो वैल्यू आएगी यहाँ से यू कैन सी, देखो सेकंड से सेकंड कट गया, इधर यहाँ जूल लिखा हुआ है तो जूल से जूल कट जाएगा, राइट. तो जो भी वैल्यू आएगी वो लैम्डा की वेवलेंथ की इन मीटर आएगी इस पूरे कैलकुलेशन से. ठीक है, तो लैम्डा इक्वल्स टू क्या हो गया?
we are going to write 2 into 10 to the 22 into 6.626. एक बार ऐसा करते हैं, पावर सारी एक साथ लिख लेते हैं. तो 10 to the 22 minus 34 plus 8 है ना. जब भी कभी पावर आपस में मल्टीप्लाई होती है तो उनको मतलब ऐसा लिखा होगा, ये मल्टीप्लाई होंगे तो ये जोड़ने पड़ते हैं ना. पावर्स आर गोइंग टू ऐड. तो यहाँ पे माइनस है तो ये -34 प्लस है इंटू 6.26 इंटू 3 डिवाइड बाई 600. तो क्या करेंगे, ये 6 कट जाएगा, 3 से ये कट गया. अब कितना आ गया आंसर. सो लैम्डा इज इक्वल्स टू 6.626 इंटू, यहाँ पे कितना आया 10 to the power -34 है और ये 30 हो गया तो 10 to the power -4 डिवाइड बाई 100. So that is 6.626 into 10 to the power -6 मीटर है ना. ये ऊपर जाएगा तो 10 to the power -2 हो जाएगा. 100 इज नथिंग बट 10 to the power 2 है ना, 10 का स्क्वायर. ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा. सो माइनस में फिर पावर हम जोड़ देंगे तो यहाँ पे कितना होगा 10 to the power -6 मीटर. तो एक तो ये आंसर हो गया. दूसरा आंसर क्या हो सकता है, इफ वी आर गोइंग टू राइट, इसमें थोड़ा सा अगर हम चेंज करना चाहें तो वी कैन राइट 6626 into 10 to the power -9 मीटर, which is nothing but 6626 is nothing but nanometer. So this answer is also correct. Clear है. Wavelength of monochromatic source क्या आ रही है. सर आपने इधर ये 600 वाट को जूल में कैसे किया, समझा नहीं सर. वॉट क्या होता है बेटा. पावर. पावर का फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी पर सेकेंड. यस. तो भाई लिख दिया. अब वॉट इज नथिंग बट जूल पर सेकेंड. एनर्जी किसमें होगी, जूल में ना. हाँ. बस यूनिट लिख दिया मैंने. अब यहाँ पे इन्होंने पर सेकंड की बात की है तो पर सेकंड में कोई मान लो सोर्स ऐसा है जो 600 जूल एनर्जी पर सेकंड दे रहा है, तो एक सेकंड में कितनी टोटल एनर्जी देगा, 600 जूल. हाँ. बस तो यहाँ पे टोटल एनर्जी 600 जूल हो गई. मैंने आपको यहाँ बताया था कि यहाँ पे पर सेकंड दे रखा है इसलिए 1 सेकंड काउंट किया. अगर पर मिनट दे रखा होता देन वी से कि भाई एक सेकंड में दे रहा है 600 तो 60 सेकंड में कितनी देगा, मतलब 1 मिनट में कितनी देगा. तो वी हैव टू मल्टीप्लाई. हाँ, इंटू 60 करने का आंसर फिर आते हैं. टू करना पड़ता है. यस, तब हमें करना पड़ता है. अभी तो नहीं दे रखा है. चलो अब एक क्वेश्चन तुम लोग करो, थोड़ा उल्टा पूछा है. और इसमें एक और बात उन्होंने कही है कि ओनली 15%. सो दे आर सेइंग कि ऐसा नहीं है कि सारी की सारी एनर्जी लाइट में कन्वर्ट हो रही है, कई बार हीट में भी जाती है ना कुछ एनर्जी, या किसी और लच्छे तरह की वेवलेंथ छोड़ रहा हो, है ना. मतलब एक लाइट सोर्स है, of 75 watt bulb convert only 15% of energy supplied to it into visible light of wavelength 515 nanometer. nanometer पता है 10 to the -9 मीटर. तो यहाँ वेवलेंथ दे रखी है 75 का 15% ले लेंगे. टोटल एनर्जी, how many photons are emitted by light bulb in 1 second. So we have to calculate n value. Let's see कितने लोगों से ये क्वेश्चन हो जाता है. हेलो सर. हाँ बेटा. सर लैम्डा इज इक्वल टू 2 into 10 raised to 22 minus 34 plus 8. दिस स्टेप. आवाज नहीं आ रही, थोड़ा तेज बोलोगे बेटा.
हाँ सर, थर्ड स्टेप से रिपीट करूँ ना, मीन्स कैलकुलेशन नहीं समझा मुझे। मतलब क्या रिपीट करूँ मैं? लैम्डा इज इक्वल्स टू 2 into 10 raised to 22 minus 34 plus 8। हाँ तो ये देखो ना, ये 22, ये पावर ऐड और सब्ट्रैक्ट होंगी ना, तो सर 22 में वो हाँ पूरी स्टेप का कैलकुलेशन नहीं समझा मुझे, आप कैंसिल कर रहे थे ना, वो नहीं समझा। किसी को साक्षी की बात समझ में आ रही है? मतलब वो क्या कह रही है, मेरे को उसकी बात क्लियर नहीं समझ में आ रही। एनीवन? अच्छा फिर से धीरे धीरे बोलो क्योंकि तुम्हारी आवाज कट रही है बेटा। तुम्हें ये कैलकुलेशन नहीं समझ में आया? क्या बोल रहे हो, ये वाला? नहीं सर, आप वो कैंसिल कर रहे थे ना, 603 और 600 कैंसिल कर रहे थे ना, हाँ। वो नहीं समझ में। अरे ये तो बस ऐसे लिखा हुआ है ना, 2 into 3 6 लिखा है ना, तो 6 से 6 काट दिया, बचा क्या 100 ना। पूरा काट दो, लो अच्छा हाँ नहीं सर, लग रहा, समझ में आया। अच्छा नहीं लग रहा है तो लो, है ना। हाँ सर, अभी समझ में आया। 300 100 ऐसे लिखो। सर आप क्वेश्चन दिखाएंगे? देखो हो गया, चलो भाई अब मैं बताता हूँ। तो इसमें करना क्या था, व्हाट वी हैव टू डू, पहले लिख लेना है 75 वाट का मतलब क्या है, 75 जूल पर सेकेंड एनर्जी दे रहा है ना। ये इसकी रेटिंग हो गई 75 वाट, है ना। ये क्या हो गई, एनर्जी रेटिंग। इसमें से केवल और केवल 15% जो है वो आपका कन्वर्ट हो रहा है ना, केवल 15% कन्वर्ट हो रहा है एनर्जी में। सो वी कैन से 75 into 15 डिवाइड बाय 100, दैट इज टोटल एनर्जी। किसी को कोई दिक्कत इसमें? अभी सॉल्व नहीं करना है, उसको ऐसे लिखे रहने देना है। कैलकुलेशन में सबसे लास्ट में सॉल्व करेंगे। दिस इज टोटल एनर्जी। विजुअल लाइट की वेवलेंथ कितनी दे रखी है, 550 नैनोमीटर दे रखी है। सो वी हैव टू कैलकुलेट n वैल्यू। तो 75 into 15 डिवाइड बाय 100 इज नथिंग बट n into, अब hc by lambda, h और c की वैल्यू लिख देते हैं। 6.626 into 10 to the minus 34 into 3 into 10 to the power 8 divided by lambda 550 nanometer, so 10 to the minus 9. Do not forget to convert into meter. क्यों? क्योंकि ये मीटर पर सेकेंड में लिखा हुआ है, राइट। So you cannot write 550. You have to convert into meter. समझ में आया? मीटर से मीटर कटेगा, राइट।
यस और नो, ठीक है, सेम यूनिट होनी चाहिए, तो इसलिए ये इस तरह से लिख लिया। अब क्या करेंगे, n की वैल्यू निकाल लेंगे, तो n की वैल्यू कितनी आएगी, ये 550 ये ऊपर चला जाएगा, तो 75 इंटू 15 इंटू 550 इंटू 10⁻⁹ डिवाइड बाई क्या क्या आएगा 100, 6.626। अच्छा ये वैल्यू आप याद रख सकते हो, एच सी की वैल्यू, एच और सी की वैल्यू कई जगह यूज होगी, तो 6.626 इंटू 3, तो ये कितना आ जाएगा आपका 19 पॉइंट समथिंग 778 समथिंग आएगा, तो उसको 19.87 आएगा, सॉरी 878 आता है, तो 19.89 लिख लेते हैं, शॉर्ट में 19.89 और 19.9 जो भी है कैलकुलेशन मान के चल लो, ये एच और सी की, ठीक है। तो बस अब इतना हो गया हमारा, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, तो ये 6.6 की पूरी बात जो है वो हो गई 19.89 इंटू 10⁻⁻26। अब ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो n की वैल्यू कितनी आई 75। अभी हम थोड़ा सा यहाँ कट कर दे रहे हैं, ये 100 में वी कैन कट इट लाइक दिस, तो यहाँ ये 5.5 रह गया, 75 इंटू 15 इंटू 5.5 इंटू 10⁻, ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस 26 और माइनस 9, तो 26 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करो, कितना रह गया 70 डिवाइड बाई 19.89, ये रह गया, इतनी कैलकुलेशन रहेगी। अब इसको सॉल्व करना है और आंसर निकालना है, तो क्या कर सकते हैं, इसमें जो भी आंसर होगा वो कितना होगा 10⁻17 के टर्म्स में ही होगा, या 18 के टर्म्स में आ सकते हैं बस। ये ऊपर गया तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में ऊपर गया ना, इधर ऊपर मल्टीप्लीकेशन में, ये किधर हुआ, ये नीचे गया मल्टीप्लीकेशन में, राइट। तो फिर पावर चेंज थोड़ी ना होगी, पावर चेंज होगी जब आप है ना ऊपर से नीचे लेके जा रहे हो, यहाँ थोड़ी ना ऊपर और नीचे जा रहा है, यहाँ तो मल्टीप्लीकेशन में जा रहा है। फिर से भाई मैंने पावर में बताया था, याद रखना है, पावर के बारे में बता दिया था ना एक बार, पावर कैसे रिलेट करनी है, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इधर गया ये इधर गया, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कर लो भाई, इसको बताओ यार, कैलकुलेशन लंबी है, किसी ने कैलकुलेटर यूज किया है क्या, जल्दी से बता दो कितना आएगा, एग्जैक्ट वैल्यू तो कैलकुलेटर से जल्दी निकल जाएगी, नहीं तो आपको पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा 19.89। अभी हम बस एग्जैक्ट आंसर लिख ले रहे हैं, तो कुछ 311 समथिंग आ रहा है, 311 पॉइंट समथिंग, .0908 इंटू 10⁻17, तो ये हो गया 3.11 इंटू 10⁻19 आंसर। तो इतने नंबर ऑफ फोटोन्स निकल रहे हैं। कोई किसी का आंसर आया इतना क्लोज आसपास में, किसी का नहीं आया, ठीक है सर आया है पर पावर में मिस्टेक हो गया। कोई बात नहीं, ठीक है गुड, तो एक का आया है, ओके वेरी गुड। चलो तो ये इस तरह के क्वेश्चंस ये आएंगे प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में। हाँ सर वो 550 5.5 में कैसे कन्वर्ट हुआ, 550 100 से डिवाइड कर दिया, हाँ हाँ ठीक। सर कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं? नहीं अभी तो मतलब एग्जाम में नहीं, यहाँ पे कैलकुलेशन लंबी है, फिर अप्रोक्सीमेशन लेना पड़ेगा जल्दी से कैलकुलेशन के लिए, इसको 20 मान के कर सकते हो जल्दी, 3 से 4 गया फिर 3 से मल्टीप्लाई कर लिया ऐसे करके। सर सर एक बार वो कैंसिलेशन बता सकते हैं?
जल्दी जल्दी लिखो भाई, है ना, यहाँ पे। हेलो सर। हाँ, सर एक बार कैंसलेशन बता सकते हैं? क्या बता सकते हैं? ये जो कैंसलेशन करे। कौन सी वाली? ये हाँ। तो ये ऊपर जाएगा, प्लस हो जाएगा ना। ये ऊपर गया तो ये क्या होगा, 10⁻26, और ये माइनस में है तो -9। क्या बचा, 10⁻17। अब चलते हैं नेक्स्ट, दैट इज सर कॉल्ड बोर फाइनल मॉडल। आंसर में 10⁻19 कैसे आया? अरे भाई, ये 17 आया तो फिर यहाँ से 2 डेसिमल इधर ले गए तो 2 पावर यहाँ बढ़ा दी, तो कहीं लिखा हो 100.1 इंटू 10, इसको लिख सकते हैं ना, 10.01 इंटू 100। ये 10 की पावर 1 हो गया, ये 100 10 की पावर 2 हो गया, फिर एक जीरो और इधर ले गए, 1.001 इंटू 10⁻3 लिख सकते हैं ना ऐसा। तो जैसे हम डेसिमल को शिफ्ट कर रहे हैं उसके हिसाब से पावर जोड़ते जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज बोर मॉडल। ठीक है, दिस बोर मॉडल इज वैलिड फॉर, एप्लीकेबल फॉर uni electronic species, applicable for uni electronic species। uni electronic species का मतलब क्या है? What is the मतलब meaning of uni electronic species? सिंगल इलेक्ट्रॉन, यूनि मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन। एग्जाम्पल, हाइड्रोजन, हीलियम प्लस आयन, लिथियम 2 प्लस आयन, बेरिलियम 3 प्लस आयन, है ना। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे, आपको क्या करना है, केवल एक इलेक्ट्रॉन छोड़ना है। तो कार्बन में जैसे 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो कार्बन के लिए अप्लीकेबल नहीं है बोर मॉडल, कार्बन 5 प्लस के लिए एप्लीकेबल है। अब क्या बचेगा, केवल और केवल एक इलेक्ट्रॉन बचेगा बस। ठीक है, तो इनके लिए बोर मॉडल एप्लीकेबल है। क्यों? क्योंकि देखो भाई, रदरफोर्ड का मॉडल तो कट गया था उस टाइम पे, and Bohr wants to, let's say, understand the interaction between nucleus and single electron बस। he wants to understand this interaction only, he don't wants to have more than one electron। more than one electron से क्या होगा, इनमें आपस में क्या होगा, रिलेशंस, सॉरी, इंटर रिपल्शन लगेगा, और इसके कारण क्या होगा कि जो फोर्स ऑफ नेट फोर्स है टुवर्ड्स द न्यूक्लियस वो इफेक्ट हो जाएगा, राइट। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी चीजें, तो इन्होंने कॉम्प्लिकेटेड ना रख के ही सेड कि हम बस सिंगल इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, नाउ व्हाट ही सेड, तो सबसे पहले तो उन्होंने ये बोला कि इलेक्ट्रॉन जो है ना वो अपनी एनर्जी लूज नहीं करेगा। ही सेड बाय एक्सपेरिमेंटल, मतलब उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया उससे उन्हें एक फैक्टर मिला, और उन्होंने बोला कि ये फैक्टर जब जब होगा तो इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी लूज नहीं करेगा, है ना। मैक्सवेल जी ने क्या बोला था, इलेक्ट्रॉन जब अभी है ना वो करेगा तो वो अपनी एनर्जी धीरे धीरे लूज करते हुए क्या करेगा, न्यूक्लियस में गिर जाएगा। देन ही सेड कि, थोड़ा पोस्टुलेट लिख लेते हैं, पोस्टुलेट ऑफ postulates of Bohr model। what he first said कि electrons है ना is present in stationary orbit where electron does not lose its energy। or you can say stationary orbits are having constant energy।
पहली बात तो ये उन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन जो है ना वो जिस भी ऑर्बिट, जिस भी मतलब है ना, जितनी भी डिस्टेंस के हिसाब से ये ऑर्बिट लगा रहा है, जैसे चक्कर लगा रहा है, उसको ऑर्बिट बोला गया, ऑर्बिट या फिर सेल, ठीक है। और इस जिस भी सेल में होगा, जिस भी डिस्टेंस पे होगा, उसमें वो अपनी एनर्जी लूज नहीं करेगा, ये ऐसे वैसे रोटेट करता रहेगा। क्यों लूज नहीं करेगा? व्हाट ही सेड, है ना, ही सेड कि इनमें जो एंगुलर मोमेंटम है वो mvr, एंगुलर मोमेंटम mvr इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई। सो कौन सी स्टेशनरी ऑर्बिट होंगी? only those states are called stationary, है ना, only those orbits are called stationary orbits where angular momentum mvr, है ना, angular momentum mvr is equals to nh/2 pi. Angular momentum is equals to nh/2 pi, where n is an integer, है ना। So n की वैल्यू क्या हो सकती है? 1 2 3 4 9। तो इन्होंने बोला कि केवल और केवल those orbits are called a stationary state where angular momentum of electron is equals to nh/2 pi, ठीक है। अब ये एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? तो अगेन जैसे हम मूव कर रहे हैं, राइट, इफ एनी पार्टिकल इज इन मोशन और वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, तो हमें नॉर्मल मोमेंटम पता है ना, मोमेंटम इन स्ट्रेट लाइन। लेकिन अगर हम सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, है ना, in the motion, then what will happen? There is going to be called as angular momentum. इसका फॉर्मूला क्या होता है? mvr, m is the mass, v is the velocity and r is the distance from the center. ये पहले पढ़ा है mvr, angular momentum, हाँ या ना? नहीं पढ़ा है, कोई बात। सर्कुलर मोशन थोड़ी देर में आएगा फिजिक्स में, उसमें और ढंग से बताएंगे। अभी के लिए बस फॉर्मूला याद रख लो, mvr इक्वल्स टू angular momentum is mvr, that is equals to nh/2। ठीक है। अब ये जो n इक्वल्स टू 1 और 2 और 3 वैल्यू हैं, इसके हिसाब से इनको नाम दे दिया गया इन स्टेशनरी ऑर्बिट को, है ना। n इक्वल्स टू 1 इज कॉल्ड k शेल, n इक्वल्स टू l शेल, ये आपने पढ़े होंगे, है ना। n इक्वल्स टू 3 k l m शेल, n इक्वल्स टू 4 k l m n शेल, k l m n o p, 5 o शेल, 6 p शेल। तो ऐसे नाम दे दिए गए, ठीक है। तो यहाँ पे n इक्वल्स टू 1 के लिए एंगुलर मोमेंटम कितना आया? h/2 पाई। यहाँ पे कितना आया? 2h/2 पाई, विच इज नथिंग बट h/पाई। अच्छा, h/2 पाई को एक और फंक्शन से देते हैं, दैट इज h कट। क्या बोलते हैं? h कट ना, h कट। कभी कभी देखोगे, बहुत रेयर दिखता है ये वाला रिप्रेजेंटेशन, बट जनरली यही होता है h/2 पाई। तो ये क्या हो जाएगा? 2h कट।
फिर n इक्वल्स टू 3 के लिए ऐसे ही 3h/2 पाई which is 3h cut, 4h/2 pi which is nothing but 2h by pi and that is 4h cut. ऐसे करके आप लिख सकते हो आगे भी, समझ आ रहा है? तो यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू आपको पता चल गई क्या होगी. तो ये this Bohr said on the basis of experiment. है ना, on the basis of experiment he said, he didn't give any logic, क्योंकि उसको पता था कि अगर उसने सही लॉजिक नहीं बताया तो कट जाएगा, है ना. then he said कि बस ये ऐसा होता है, right, by the experiment I am getting this, और इससे मुझे रिजल्ट भी सही मिल रहे हैं, so this is let's say over here a fact kind of. इसका एक्सप्लेनेशन किसने दिया, आगे चल के डिब्रॉय करके एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने जो है ना उसका एक्सप्लेनेशन दिया. ये उन्होंने बोला कि जो बोर ने बोला वो सही था. आगे MVR is nothing but NH/2 pi. एनी प्रॉब्लम, चले आगे. थर्ड पोस्टुलेट क्या थी, he said कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो लग रहा है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्कुलर मोशन. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स acting between electron and nucleus is responsible for circular motion. Responsible for circular motion. So let's say we are going to write इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, KQ1 F इलेक्ट्रिक इज नथिंग बट KQ1 Q2 by R². तो अगर मान लो मैं इसको अप्लाई करूं इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में, तो न्यूक्लियस पे चार्ज कितना है, Ze, चार्ज एट द न्यूक्लियस Ze, number of protons into charge of proton, so that is Ze, and charge of electron is E. तो ये क्या हो जाएगा, which is nothing but KZe into E divided by R². R is the distance. तो ये कितना आ गया, F electric is KZe² by R². And this force is also equals to F centrifugal force. उस पे जो लगने वाला फोर्स है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये किसके बराबर होता है, mv² by r. ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किसके बराबर होता है, mv² by r. अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है तो उस पे सेंटर पे की तरफ लगने वाला फोर्स क्या होगा, mv² by r. तो बस we are going to write hence KZe² by R² is nothing but mv² by r, है ना. F इलेक्ट्रोस्टैटिक is nothing but F centrifugal force. अब ये इक्वेशन हो गई, इक्वेशन 2 और एक इक्वेशन 1 पहले हम बता चुके हैं, दैट इज इक्वेशन 1, है ना. MVR is nothing but NH/2 pi. इससे क्या उन्होंने क्या किया, इन दो इक्वेशन को सॉल्व करके Bohr was able to find the distance R value, he was able to find velocity of electron. तो ये सब बातें उन्होंने फाइंड करी by using these two equations. So we are going to write radius calculation. है ना, radius of orbit, calculation of, ऐसे लिख सकते हैं, calculation of radius of orbit, calculation of radius of orbit. तो क्या थी रेडियस की कैलकुलेशन, so he used these two equation, mvr is equals to nh/2 pi
क्वेश्चन 1। अच्छा यहाँ ध्यान से देखो, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है m, वेलोसिटी नहीं पता है, r नहीं पता है, n की वैल्यू ओके 1 2 3 कुछ भी आएगी, h कांस्टेंट है, 2 पाई कांस्टेंट है, तो यहाँ दो वेरिएबल है v एंड r। एंड दूसरी वाली इक्वेशन में क्या लिखेंगे, k z e स्क्वायर बाई r square is nothing but mv square by r, or you can say k z e square by r is nothing but mv square. This is equation 2. ठीक है, यहाँ पे भी क्या है, k कांस्टेंट है, z की वैल्यू होगी, कोई भी जो भी एलिमेंट होगा उसके हिसाब से z की वैल्यू आ जाएगी, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट, तो यहाँ पे भी दो वेरिएबल है। Now by these two equation can be solve this two variable, है ना, एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देते हैं, दूसरे वेरिएबल में आंसर आ जाएगा, राइट। टू इक्वेशन टू अननोन, सो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 what we are going to do is, पहले हम वेलोसिटी निकालेंगे और यहाँ पे पुट कर देंगे वेलोसिटी का फॉर्मूला। सो v इज नथिंग बट nh by 2 pi into mr, है ना, m into r इधर ले गए और क्या लिख दिया, हेंस mv स्क्वायर कितना हो जाएगा, m into n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर, है ना, सबका स्क्वायर कर दिया, चाहिए m से ये वाली पावर कट गई तो बचा m इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर बाई आर। ठीक है, इस r से ये वाली पावर कट गई, हमें क्या निकालना है, ये वाला r निकालना है, बाकी सब कांस्टेंट टर्म है तो r को इधर ले गए, r की वैल्यू हो गई हेंस r इक्वल्स टू क्या बचा यहाँ पे, n स्क्वायर h स्क्वायर, n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई स्क्वायर m डॉट के जेड ई स्क्वायर। फिर से सुनो क्या किया, यहाँ पे दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, व्हाट वी आर डूइंग इज कि हम, है ना, इनमें एक वेरिएबल को हटा देंगे तो अपने आप दो इक्वेशन से, है ना, दो इक्वेशन दो अननोन सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे वेलोसिटी को हटा दिया, v इज नथिंग बट, है ना, ये v है, मैंने थोड़ा ये न्यू की तरह बना दिया, v है, ठीक है, डू नॉट कंसिडर न्यू, ठीक है। ये तो v इज नथिंग बट, यहाँ से निकालेंगे nh by 2 pi into mr, तो mv स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर देंगे, m into v स्क्वायर, m v स्क्वायर क्या हो गया, n स्क्वायर h स्क्वायर 2 पाई का होल स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर, तो m से m कट गया तो ये आ गया mv स्क्वायर विच इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर बाई आर। तो फिर से सॉल्व कर लिया तो ये r से r कट गया, यहाँ बचा गया 4 पाई स्क्वायर m r इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर, तो r इधर ले गए, है ना, के जेड ई स्क्वायर को इधर ले आए, तो r इक्वल्स टू n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई स्क्वायर m डॉट के जेड ई स्क्वायर। समझ में आया? सर वो इधर का mv स्क्वायर कहाँ पे गया, हाँ, mv स्क्वायर कहाँ पे गया, mv स्क्वायर इक्वल्स टू लिखना था ना यहाँ, mv स्क्वायर इक्वल्स टू, तो पहले v की वैल्यू डाली उसमें, अरे यार लो मैं एक स्टेप मिस कर दिया, इसलिए आप लोगों को इतना कंफ्यूजन हो रहा है। पहले हम केवल mv स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं बस। mv स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई, n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई स्क्वायर m इंटू r, राइट। Now this is equals to n square h square divided by 4 pi square m into r is nothing but k z e square by, sorry, r square, यहाँ पे r square is nothing but k z e square by r। अब क्या किया, फिर से ये सॉल्व कर लिया, तो r इधर जाएगा, ये k z e square इधर चला गया, r equals to n square h square divided by 4 pi square m dot k z e square। अब देखो इसमें क्या क्या कांस्टेंट है, h कांस्टेंट है, 4 पाई स्क्वायर ये कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, k वैल्यू 9 × 10⁹ कांस्टेंट है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन सब कांस्टेंट है, इन सबको सॉल्व कर लेंगे, है ना। कांस्टेंट वैल्यू क्या है, h स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर m k e स्क्वायर, बचा क्या, इनटू n स्क्वायर बाई z, ये वैल्यू बची, इसको सॉल्व करेंगे तो इससे वैल्यू आ जाएगी r इक्वल्स टू 0.529 इंटू n स्क्वायर बाई z
इन एंगस्ट्रॉम, ये किसमें आ रही है वैल्यू? एंगस्ट्रॉम में। और यू कैन से 0.529 into 10 to the minus 10 n square by z in मीटर। ठीक है, तो ये डिपेंडेंस ऑफ रेडियस आ गई, रेडियस इन nth ऑर्बिट, किसी भी ऑर्बिट की रेडियस ये होगी 0.529 into n square by z। तो जैसे अगर मैं बोलूं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के लिए z की वैल्यू 1, आई कैन राइट n की वैल्यू 1, तो n की वैल्यू 1 तो n स्क्वायर 1 हो गया। तो फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इस फॉर्मूले से क्या पता चला? रेडियस ऑफ फर्स्ट बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, लेट्स से आई एम राइटिंग एज r0, इसको r0 लिख दे रहा हूं, ठीक है, r0, और यू कैन से r1, व्हाटएवर है ना, r1 फॉर फर्स्ट ऑर्बिट, मैं r0 लिख रहा हूँ, ठीक है, r0, तो r0 क्या हो जाएगा? 0.529 n की वैल्यू 1 डिवाइड बाय z की वैल्यू 1 in angstrom, so this is 0.529 angstrom। तो एक और फॉर्मूला बन गया, hence you can write Rn is nothing but r0 n square by z। तो रेडियस ऑफ फर्स्ट बोर ऑर्बिट पता चल गई। अच्छा, जो बोर ने ये वैल्यू बताई थी ना, ये बाद में एक्यूरेट निकल के आई है ना, बाद में जो और साइंटिस्ट थे उन्होंने और फाइंडिंग की तो एक्यूरेट निकल के आई, इसीलिए बोर मॉडल हम पढ़ रहे हैं। दो बोर मॉडल केवल यूनि इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हाइड्रोजन एटम के लिए वैलिड है, बट ये जो बात उन्होंने बताई ये सही निकल के आई, इसलिए पढ़ रहे हैं, है ना। ऐसे तो बहुत साइंटिस्ट हुए ना, जिन्होंने पता नहीं कितनी रिसर्च करी होगी, सबके बारे में थोड़ा पढ़ रहे हैं। सर यहाँ पे z मतलब क्या है, उस किसकी वैल्यू है वो? Z इज एटॉमिक नंबर Z की वैल्यू। अच्छा, n शेल नंबर है क्या? n इज सेल नंबर, हाँ लिख लो ये बातें फिर से। n इज नथिंग बट ऑर्बिट नंबर ऑफ ऑर्बिट या ऑर्बिट नंबर, एंड Z इज एटॉमिक नंबर। ठीक है, अब रेडियस निकल गई, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट वेलोसिटी। अच्छा, अगर हमें किसी दो रेडियस लेट्स से का रेशियो पूछना हो, है ना, हम ये बोलें कि लेट्स से एक एग्जांपल लिखते हैं, फाइंड रेडियस रेशियो ऑफ, है ना, सेकंड ऑर्बिट ऑफ lithium 3 plus ion, sorry lithium 2 plus ion and third orbit of helium plus ion, ये निकालना। लिथियम के लिए Z की वैल्यू की पता ही है आपको 3 होती है, हीलियम के लिए Z की वैल्यू 2 होती है, आपको ये निकालना है। लेट्स से रेडियस रेशियो निकाल लेंगे, चलो भाई जल्दी से करके बताओ क्या आएगा आंसर।
ठीक है, चलो देखते हैं आंसर। करना क्या था, पहले एक एक करके निकालेंगे। तो लेट्स से रेडियस फॉर लिथियम 2+, क्या हो गया, है ना, आर नॉट एन स्क्वायर, एन की वैल्यू कितनी है 3, 3 का स्क्वायर 9, डिवाइड बाई जेड सेकेंड, कितना आ गया। सो इन टर्म्स ऑफ आर नॉट इट इज 9/2 आर नॉट। ना रेडियस ऑफ हीलियम प्लस आयन कितनी है, आर नॉट एन स्क्वायर, तो यहाँ पे हाइड्रोजन के लिए सॉरी हीलियम के लिए एन की वैल्यू 2, तो 2 का स्क्वायर 4, डिवाइड बाई एन की वैल्यू 3, तो दिस इज 4 आर नॉट बाई 3। इनका रेशियो लेना है तो ले लो, 9 आर नॉट डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 4 आर नॉट बाई 3, बस। तो ये 3 ऊपर चला जाएगा, 27/8, बाकी तो सब कट जाएगा। ये रेशियो आ गया 27/8, ठीक है। लिथियम टू हीलियम प्लस आयन पूछा गया है, तो यू कैन सी, ठीक है, कोई दिक्कत। सॉरी एन स्क्वायर बाई, मैंने उल्टा कर दिया है, ओफो राइट, सॉरी सॉरी सॉरी, गलती है, राइट। सो यस, यहाँ पे क्या लिखना था, एन स्क्वायर लिखना है, एन की वैल्यू 2 है, सो 2 की वैल्यू का 4, जेड की वैल्यू 3, उल्टा हो गया। एंड यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये एन की वैल्यू यहाँ पे 9 और इसकी वैल्यू क्या हो गई 2, ये हो गया, so, उल्टी वैल्यू आ गई है ना, 4 आर नॉट बाई 3 एंड ये हो गया 9 आर नॉट बाई 2, सो दैट्स इट। तो फिर उल्टा आंसर आ जाएगा, 4 आर नॉट बाई 3 डिवाइड बाई 9 आर नॉट बाई 2, आर नॉट से आर नॉट कट गया, ये ऊपर जाएगा तो 8/27। ठीक है, इतना समझ में आ गया, एनी डाउट। चलो अभी लेट्स से आगे समझते हैं वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, लेट्स से, so we know, now we know the radius in terms of, let's say रेडियस की वैल्यू पता है, तो हम यहाँ पे वेलोसिटी के फॉर्मूले में डाल सकते हैं आर की वैल्यू, v इक्वल्स टू nh/2 है ना, तो वी आर गोइंग टू ऐड, तो इससे क्या आ जाएगा, v इक्वल्स टू nh/2 m इंटू आर, और r की वैल्यू क्या है, r की वैल्यू या तो आप ऐसे डाल लो, n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइड बाई 4 m डॉट k z e स्क्वायर, ये थोड़ा लंबा हो जाएगा, सो वी कैन यूज लाइक r नॉट n स्क्वायर बाई z, ये वैल्यू डाल लेते हैं, ठीक है। तो इसको यहाँ पे डाल दिया r की वैल्यू, तो v इन nth ऑर्बिट, लेट्स से, है ना, ये n का मतलब सबस्क्रिप्ट में है, इन nth ऑर्बिट, अभी नहीं लिख रहा हूँ, nh/2 m इंटू r नॉट n स्क्वायर बाई z, ठीक है, ये हो गया। क्या हो जाएगा इससे, ये एक एन से एक एन कट जाएगा, तो ये z ऊपर चला जाएगा, तो v इज नथिंग बट h/2 m इंटू आर नॉट इंटू z/n, ये कांस्टेंट वैल्यूज हैं सब, ये कांस्टेंट वैल्यूज हैं, तो इससे हमने कांस्टेंट वैल्यूज निकाली, तो ये आंसर आता है 2.18 इंटू 10⁶ इंटू z/n मीटर पर सेकेंड। क्या वैल्यू आती है, 2.18 इंटू 10⁶ इंटू z/n मीटर पर सेकेंड, मतलब इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड है रोटेशन की, वो क्या है 2.18 इंटू 10⁶, ठीक है, इतनी मीटर पर सेकेंड से ये दौड़ रहा है। तो ये अगर इसको किलोमीटर में लिखेंगे तो 10⁻³ हटा दो, तो 10⁻³ तो ये हो जाएगा 2180 किलोमीटर पर सेकेंड, इतने किलोमीटर पर सेकेंड में भाग जा रहा है।
फिर से सुन लो, वेलोसिटी का फॉर्मूला ये था इक्वेशन 1 से NH बाई 2 पाई m इंटू आर। आर की वैल्यू या तो आप ये पूरी लिखो या फिर शॉर्ट में ये आर नॉट एन स्क्वायर बाई जेड लिख दो। तो हमने ये आर नॉट एन स्क्वायर बाई जेड लिख दी है ना, और आर नॉट की वैल्यू डाल देंगे 0.529 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, तो बस इससे हम यहाँ पे वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो सॉल्व कर लेंगे, ये जो पूरे कांस्टेंट वैल्यू है इनकी वैल्यू आती है 2.18 इंटू 10⁻6 इंटू जेड बाई एन। तो यहाँ पे याद रखना है वेलोसिटी एन स्क्वायर बाई जेड है और ये जेड बाई एन है। हीलियम की कैलकुलेशन देख लो, एन स्क्वायर, एन थर्ड ऑर्बिट है ना, तो एन का स्क्वायर 9 डिवाइड बाई जेड, जेड की वैल्यू 2, तो ये हो जाएगा 9 आर नॉट बाई 2। अब इनका रेशियो ले लो, आंसर आएगा 8/27। ठीक है, मैंने उल्टा कर दिया था इसलिए उल्टा आ रहा था। अभी आप एन की वैल्यू पहले देखो ध्यान से, एन की वैल्यू एन स्क्वायर 4 हो गया, जेड की वैल्यू 3, फिर एन की वैल्यू एन का स्क्वायर 9, जेड की वैल्यू 2। सर वो आर नॉट की वैल्यू है क्या, ये 2.18 into 10⁻6? नहीं, वो वेलोसिटी के लिए कांस्टेंट वैल्यू आ रही है, इस पूरे कांस्टेंट की टर्म की वैल्यू है 2.18 इंटू 10⁻6 h 2 पाई m है ना, डॉट आर नॉट की वैल्यू। आर नॉट क्या मतलब, आर नॉट की भी आर नॉट की वैल्यू क्या थी 0.529 एंगस्ट्रॉम, तो 0.529 इंटू 10⁻10 मीटर। ठीक है, ये वेलोसिटी आ गया। तो इसी तरह से वेलोसिटी का रिलेशन पूछ सकते हैं, है ना। दे कैन आस्क, लेट्स से एग्जांपल, इफ है ना वेलोसिटी of electron in third orbit of helium plus ion is x meter per second, है ना। Find velocity of electron in second orbit of lithium 2 plus ion, है ना। They are asking in terms of x mass कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, फॉर्मूले में ये तो कांस्टेंट टर्म है, इसको फिर आप है ना जैसे आर नॉट लिखा है वैसे वी नॉट लिख सकते हो, याद रखना बस इस कांस्टेंट की वैल्यू, है ना, वैसे भी कट जाएगा ये। और वी कैन राइट, और चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं नोट, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट बोर ऑर्बिट, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, एन की वैल्यू 1, जेड की वैल्यू 1, इसको मान लो वी नॉट मान लेना है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, जेड और एन की वैल्यू 1, तो ये आ जाएगा 2.18 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकंड। ठीक है, बताओ भाई आंसर जल्दी। तो अभी तक केवल 3-4 बच्चे मेरे से रेगुलरली डाउट पूछ रहे हैं, जिनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नहीं पूछ रहे हैं, इनके मैं एक भी डाउट नहीं देख पाता हूँ पूरे लेक्चर में। तो या तो भाई उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है और उनको बहुत कुछ पूरा समझ में आ रहा है ना। ऐसा तो होगा ना कभी कि आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, देन इंटरेक्ट भाई, पूछो डाउट। बोलो मूसा, कोई डाउट है क्या बेटा, यू कैन स्पीक। नहीं सर नहीं। भाई किसी को भी कोई डाउट है, सबको समझ में आ गया। सर आपने उस वो कांस्टेंट बोला ना, उस मतलब थोड़ा कंफ्यूजन है। कौन सा कांस्टेंट? आपने बोला ना यहाँ पे अभी कांस्टेंट लिया ना, v = h/2 पाई m। ये यहाँ से आया ना इक्वेशन 1 से, इक्वेशन 1 कहाँ थी यार, एक मिनट। सर उसका ये वैल्यू बता ना, मतलब कौन सा कांस्टेंट लिख के देता उस पे। इनकी वैल्यूज बताओ क्या? मतलब आपने कांस्टेंट की वैल्यू बताया ना मुझे, वो फॉर्मूला की किस कांस्टेंट? 2.18 into 10⁻6 किसकी वैल्यू है सर? इस पूरे की h/2 पाई m इंटू आर नॉट, ये पूरा, ये इसकी सबकी वैल्यू डालोगे ना, लेट्स से डाल देते हैं। h की वैल्यू क्या होती है, जल्दी जल्दी बता दो। वैल्यू देखनी पड़ेगी सर।
34 है ना। 2 पाई की हाँ। वैल्यू 6.28 लेट्स से है ना, 3.14 into 2, m की वैल्यू 9.1 into 10 to the minus 31, r नॉट की वैल्यू 0.529 into 10 to the minus 10, ये लिख लिया। हाँ अब ये देखो 10 to the minus 31 से अगर ये ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो बचा 10 to the minus 3, ये ऊपर जाएगा, ये 10 to the प्लस minus 10 ऊपर जाएगा तो प्लस 10 हो जाएगा, तो बचा 10 to the 7। अब ये लिखा हुआ है 6.626 into 10 to the 7 डिवाइड बाय 6.28 into 9.1 है ना, into 0.529, तो ये 9.1 है ना। इस सब वैल्यू को अगर आप है ना इसको मान लो सॉल्व करोगे पूरा, ये 6.28 से 1 पॉइंट समथिंग आएगा, फिर इसे डिवाइड करोगे, फिर इसे डिवाइड करोगे, तो ये कितना आ जाएगा 2.18 into 10 to the 6, बस ये मैं कह रहा हूँ। और सर ये आर नॉट मतलब क्या होता है? अरे आर नॉट फिर वही वैल्यू है 0.529, बार बार लिखेंगे कंफ्यूजन ना हो। हाँ सर, लेकिन उसका मतलब कुछ तो नाम होगा ना, वो नाम चाहिए। फर्स्ट रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम। ओके, वो आर नॉट। हाँ, ये ब्रैकेट में लिखने का क्या मतलब है कि ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ओके। चलो बताओ भाई, ये एक्स के टर्म्स में अभी तक एक भी आंसर नहीं आया मेरे पास। तो ठीक है, अभी चलते हैं। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड बोर ऑर्बिट तो लिख लेते हैं v, जैसे vn इज नथिंग बट v नॉट z by n, है ना, इस पूरे कांस्टेंट टर्म को v नॉट लिखा है, z by n, z की वैल्यू कितनी है हीलियम के लिए 2, n की वैल्यू कितनी है 3, तो ये आ जाएगा, ये किसकी आ गई वेलोसिटी, हीलियम प्लस आयन की, राइट, यहाँ पे लिख भी लेते हैं हीलियम प्लस। वेलोसिटी ऑफ ये किसके बराबर दे रखी है, x के बराबर, तो वेलोसिटी ऑफ क्या पूछा है, लिथियम 2 प्लस आयन, क्या दे रखा है सेकंड ऑर्बिट, तो v नॉट सेकंड ऑर्बिट z by n, सेकंड ऑर्बिट में तो डाउन, z की वैल्यू 3, इनका रेशियो ले लो, तो ये हो गया x डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ लिथियम 2 प्लस इज नथिंग बट v नॉट into 2/3 डिवाइड बाय v नॉट into 3/2, v नॉट से v नॉट कट, ये 2 ऊपर पहुंच गया, ये 3 यहाँ पहुंच गया, ठीक है। x इक्वल्स टू 4/9 वेलोसिटी ऑफ लिथियम 2 प्लस, और यू कैन से वेलोसिटी ऑफ लिथियम 2 प्लस में कितना आ गया 9x/4, बस आंसर। अरे n स्क्वायर बाई z रेडियस के लिए, वेलोसिटी के लिए फॉर्मूले में क्या है z by n, याद रखना है ये, है ना। जब आपने ये सॉल्व किया n से n कट गया तो z ऊपर चला गया, n रह गया है ना, z by n, ठीक है, ये वेलोसिटी होगी। अब बात करते हैं एनर्जी। एनर्जी के लिए बात कर लेते हैं, लेट्स से, तो एनर्जी क्या होगी, सो वी नो दैट टोटल एनर्जी इज नथिंग बट भाई देखो ऐसा था, ये x के टर्म्स में दे रखा है, तो बेस्ट वे क्या है, बेस्ट वे या तो आप ये एक वेरिएबल जो भी है ये v नॉट, इसकी वैल्यू निकालो और फिर इसमें पुट कर दो, और दूसरा तरीका ये है रेशियो ले लो, है ना, दूसरा तरीका क्या है रेशियो ले लो, ये कट जाएगा x के टर्म में आ जाएगा, तो वही किया है यहाँ पे, पहले इनकी वैल्यू दे रखी, इनका रेशियो ले लिया, तो वेलोसिटी ऑफ हीलियम प्लस आयन x दे रखी थी तो x लिख दिया, लिथियम 2 प्लस आयन ये, फिर इसके बाद इसको सॉल्व किया, सबसे जो नीचे है वो सबसे ऊपर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो 4/9, बस 9x/4, समझ में आया।
ठीक है, टोटल एनर्जी क्या होती है आपकी? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी इज नथिंग बट हाफ mv²। ठीक है, ये होती है। एंड फ्रॉम लेट्स से इक्वेशन नंबर 2 we can write mv² is nothing but kze² by r। कहाँ लिखा था इक्वेशन नंबर 2? यहाँ है ना, ये गया kze² by r² is mv² by r से r कट गया, तो mv² is nothing but kze² by r। तो हमने यहाँ लिख लिया फ्रॉम इक्वेशन 2 mv² is nothing but kze² by r, hence kinetic energy which is half mv² काम कर दे is nothing but kze² by 2r। इतनी बात समझ में आ रही है? काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ गई kze² by 2r। अकॉर्डिंग टू बोर मॉडल काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ गई kze। अरे भाई अपना ये बंद रखो, म्यूट करके रखो अपने आप को, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ गई kze² by 2r। अब बात करते हैं नेक्स्ट पोटेंशियल एनर्जी की। अगर दो चार्जेस के बीच में r डिस्टेंस है ना, ये न्यूक्लियस पे Ze है, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन है, इनके बीच में r डिस्टेंस है, तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? अपोजिट चार्जेस हैं तो kq1। पोटेंशियल एनर्जी में याद हो मैंने बताया था कि आप विद साइन लिखेंगे, तो Ze ये पॉजिटिव साइन है, माइनस ई डिवाइड बाई आर, तो ये क्या बन गया? माइनस kze² by r। mgs तो ग्रेविटेशन के कारण आती है बेटा, ये चार्जेस है ना प्लस और माइनस, तो इनमें क्या आता है kq1 q2 by r है ना। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या लिखा है था हमने? kq1 q2 by r which is nothing but potential energy। तो ये आ गई माइनस kze² by r। पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू फिर से लिख लेते हैं फिर। तो hence total energy is काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। देन अगर हम लिख देंगे यहाँ पे kze² by 2r, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्या निकल के आई है? kze² by 2r, एंड देन पोटेंशियल एनर्जी माइनस kze² by r। सो यू कैन सी है ना, हम यहाँ पे इसको सॉल्व कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ये लिखा हुआ 1/2, ये लिखा है -1 है ना, ये kze² by r तो कॉमन ले लेंगे, 1/2 -1 इज -12। तो वी आर एबल टू गेट, लेट्स से अगर हमने kze² by r कॉमन ले लिया तो 1/2 -1 तो -12 आ जाएगा, सो माइनस kze² by 2r। दिस इज टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अब आप वैल्यूज देख के क्या रिलेशन बता सकते हो? टोटल एनर्जी की वैल्यू क्या आ रही है? माइनस kze² by 2r, तो वी कैन से हेंस total energy is minus negative of kinetic energy। We can write this relation है ना। kinetic energy क्या आई थी? प्लस kze² by r, kze² by 2r है ना। तो यहाँ पे क्या आ रही है? kze² by है ना माइनस kze² by 2r। टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में ये रिलेशन हो गया। एंड टोटल एनर्जी इज नथिंग बट है ना, टोटल एनर्जी इज नथिंग बट, या फिर यू कैन से potential energy divided by 2, or you can say potential energy is nothing but 2 times total energy, क्योंकि दोनों का साइन सेम है, दोनों नेगेटिव में आ रहे हैं, ध्यान से देखो। so these are very very important result, very very important। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी क्या था? माइनस kze² by r, यहाँ पे क्या है? माइनस kze² by 2r, 2 डिनोमिनेटर में है। ठीक है, तो वी आर गोइंग टू राइट पोटेंशियल एनर्जी डिवाइड बाय 2।
लिख लो जल्दी सर से। हम लोग इसमें से कौन सा भी यूज कर सकते हैं ना फॉर्मूला एज पर द कंडीशन? एक ही तो फॉर्मूला है। मतलब उसको ही डिवाइड करना आपने कहीं पे, और मतलब यहाँ पे कैसे टोटल एनर्जी इक्वल्स टू पी अपॉन 2 नो। हाँ हाँ, देन पोटेंशियल एनर्जी डिवाइड बाय 2, यस। तो जैसे अगर किसी ने बोला कि बताओ पोटेंशियल एनर्जी जो है ना वो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो बताओ -10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी? -10 डिवाइड बाय 2 -5, या उल्टा किसी ने टोटल एनर्जी दे रखी है तो पोटेंशियल निकाल लेंगे, टोटल दे रखी है तो काइनेटिक भी निकल जाएगी। ऐसे सारे क्वेश्चन आप कर सकते हो। अब इस जो भी ये वैल्यू है इसको सॉल्व कर लेते हैं ना। अब यहाँ पे कांस्टेंट की वैल्यूज डाल लेते हैं। ये तो रिलेशन आ गया। नाउ वी आर गोइंग टू लेट्स से ऐड if we are going to let's say put the value है ना, total energy was given as energy of electron in nth orbit, इसको मैं लिख रहा हूँ En, which is nothing but -kZe square by 2r, और r की वैल्यू लिख लूंगा r0 n square by z -kZe square by 2 into r0 n square by z, तो z ऊपर चला गया, एंड वी कैन से nth ऑर्बिट में एनर्जी क्या आ गई? -ke स्क्वायर बाई 2r0 z स्क्वायर बाई n स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई। अब इसकी जो वैल्यू आती है वो क्या होती है? इसकी वैल्यू निकल के क्या आती है? सो दैट इज, अगर इसको पूरा सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, तो आती है कुछ 21 माइनस में 21.76 इंटू 10⁻⁻19 z स्क्वायर बाई n स्क्वायर जूल, है ना, ये वैल्यू आ गई पर एटम, एक एटम में। सो लेट्स से अभी बाद में लिखेंगे एटम वाली बात, जूल, इतनी एनर्जी होगी। अब ऑब्वियसली ये वैल्यू जो है इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो इसमें एक यूनिट होती है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या यूनिट होती है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज डाल देंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, एंड वोल्ट की वैल्यू डाल देंगे 1 वोल्ट, तो इससे वैल्यू आ जाती है विच इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इंटू वोल्ट, एंड कूलम इंटू वोल्ट इज नथिंग बट जूल। Q इंटू वी को एनर्जी के टर्म्स में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल आ गया 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यही एनर्जी, रादर देन राइटिंग इन टर्म्स ऑफ जूल और अर्ग, है ना, इसको अर्ग भी लिख सकते हैं, विच इज 21, क्या लिखेंगे, -21.76 इंटू 10⁻⁻12 z स्क्वायर बाई n स्क्वायर अर्ग। Rather than writing these two values, we are writing En as -13.6 electron volt z square by n square। इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट है, ठीक है। एनर्जी इन nth, let's say orbit, we can calculate by this value -13.6 z square by n square। कोई कंफ्यूजन इसमें? हमने बस वैल्यू रख ली है। अब ये जो रिलेशन है ये याद रखने हैं बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। हमारी क्लास सुबह ही है कल, ठीक है, सुबह सुबह क्लास है, तो उस टाइम पे हम आपको और बातें बताएंगे, तो ये पता होना चाहिए। अभी ढंग से अच्छे से रिवाइज कर लेना, कम से कम फॉर्मूला जरूर याद रख लेना। कल काफी सारे एप्लीकेशन इन वैल्यूज पे होंगे, राइट। तो क्या क्या बातें पता चल गई? रेडियस है 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड इन एंगस्ट्रॉम, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है 2.18 इंटू 10⁻⁶, जेड बाई एन मीटर पर सेकेंड, एंड एनर्जी है -13.6
जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये वैल्यूज आपको याद रखनी है। अब थोड़ा और आगे चलते हैं। अगर मान लो मुझे ये एनर्जी का फॉर्मूला पता चल गया है, तो कैन आई राइट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। है ना, इसको लिख लेंगे ई नॉट, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो फॉर्मूला आपका क्या बन गया, En is nothing but -13.6 z square by n square in electron volt, or you can say E naught z square by n square electron volt, है ना, where E naught की वैल्यू आप -13.6 रख दोगे। है ना, E naught की वैल्यू रख देंगे -13.6। ये आ गई भाई। तो अब मुझे एनर्जी की वैल्यूज बनानी हो, लेट्स से इफ आई हैव टू राइट, तो कैन आई राइट, है ना, के शेल एल शेल सबके लिए बना सकता हूँ ना, मैं एनर्जी की वैल्यूज लिख सकता हूँ। सो लेट्स राइट, है ना, इसको बोलते हैं एनर्जी डायग्राम। So let's say we are going to write n equals to 1 was k shell। तो यहाँ पे एनर्जी कितनी आई, हाइड्रोजन एटम, फॉर हाइड्रोजन एटम भी बना रहे हैं। ठीक है, फॉर हाइड्रोजन एटम वी आर, लेट्स से वी आर गोइंग टू राइट। अच्छा, इतनी बात समझ में आई या नहीं पहले? अच्छा हाथ उठाओ, कितने लोगों को ये सब बातें समझ में आ गई, हाथ उठाओ जल्दी जल्दी। मतलब जो समझ में आ रहा है एक बार रिवाइज करना पड़ेगा, बट यस समझ में आ रहा है। है ना, क्योंकि मैं आगे चला जाऊं और आपको समझ में नहीं आए तो उसका कोई मीनिंग नहीं है। जल्दी जल्दी उठाओ हाथ। और अभी तो बहुत कम लोगों ने उठाया है, काफी लोगों को ये इसका मतलब समझ में नहीं आ रहा है। हाँ भाई, ये साहिल एंड रिया बेटा समझ में नहीं आ रहा है क्या? थोड़ा यहाँ पे आपको मेरा का है बड़े भाई वाला खाए ना, सारे को नारायण ले, अरे भाई आप नारायण ले ली। हाँ बेटा, है ना, जिन लोगों को नहीं आ रहा है उनके क्या समझ में नहीं आ रहा है? अरे काफी लोगों ने हाथ उठा दिए, वही पूछते जाओ जहाँ पे भी नहीं आ रहा है, एक बार रिवाइज कर लेना, नहीं तो ठीक है, बट कल ये वैल्यूज याद रख के आना। ठीक है, चलो मैं सबके हाथ नीचे कर देता हूँ। तो बस फॉर्मूले आपको याद रखने हैं जो ब्रैकेट में है, ये वैल्यूज याद रखनी है आपको। 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड इन एंगस्ट्रॉम, वेलोसिटी 2.18 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड, एंड एनर्जी -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब n इक्वल टू 1 के लिए अगर हाइड्रोजन एटम है, ये हमने लिख लिया हाइड्रोजन एटम, थोड़ा सा बड़ा सा बना लेते हैं, लेट्स से थोड़ा सा जगह नहीं है इधर बनाते हैं। ठीक है, सो लेट्स से n इक्वल टू 1, एनर्जी क्या है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाइड्रोजन एटम है तो z की वैल्यू ऑलरेडी 1 है। En हमने क्या लिखा था -13.6, बार बार लिखेंगे तो याद हो जाएगा, 13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। तो z की वैल्यू 1 है, केवल n से डिवाइड करना है, तो n की वैल्यू 1 हो गई, तो ये -13.6 आ गया। और इसको लिख सकते हैं, मैं लिख सकता हूँ E0। फिर है n इक्वल टू 2,
n इक्वल टू 2 में ये वैल्यू क्या हो जाएगी, -13.6 डिवाइड बाई 4 n स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, सो दिस विल कम -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यू कैन से E0 बाई 4। ठीक है, फिर n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 3 में लिखेंगे -13.6 डिवाइड बाई 9 which is going to be -1.51 इलेक्ट्रॉन। इसको डिवाइड करोगे 9 से तो ये वैल्यू आएगी। ठीक है, so this is E0 by 9। फिर लिखेंगे n equals to 4, so -13.6 divided by 16 which is -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये याद रखनी है वैल्यूज, जितनी अच्छे से याद रख लोगे उतना फास्टर कैलकुलेशन हो जाएगी। E0 by 16, फिर लेट्स से n की वैल्यू 5 तक याद रखेंगे, -13.6 by 25, so that is -0.54 electron volt, E0 by 25, and let's say n equals to infinite। अगर इनफाइनाइट रख देंगे यहाँ पे नीचे तो इनफाइनाइट से डिवाइड करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो एनर्जी इज इक्वल्स टू E infinite is 0। ठीक है ना, ये सब एनर्जी स्टेट्स हो गई। मतलब ये एक तरह से ये हो गया कि इलेक्ट्रॉन अगर फर्स्ट ऑर्बिट में रहता है तो उसके पास इतनी एनर्जी होगी, सेकंड में जाता है तो इतनी एनर्जी होगी, थर्ड में जाता है तो इतनी होगी, फोर्थ में जाता हो तो इतनी होगी, लाइक दैट। ठीक है, तो ये ऐसे समझ सकते हो कि जैसे मूवी थिएटर है और मूवी थिएटर में हर जोन की, जैसे मान लो हमने लिखा सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम एंड टाइटेनियम, 4 जोन में मान लो बटा हुआ, तो हर जोन की अपनी अपनी टिकट है ना। अगर आप उस जोन में हो उसका मतलब आपने उतने रुपए खर्च किए हैं। n इक्वल टू 1 में हो तो आपने इतनी एनर्जी आपके पास है, राइट, ऐसे करके। अगर एक जोन से दूसरे जोन में जंप करना है तो क्या करना पड़ेगा, मान लो 50 रुपए की टिकट है सिल्वर की और गोल्ड की 100 रुपए की है, तो क्या करना पड़ेगा, 50 रुपए और खर्च करके, है ना, यू हैव टू लेट्स से बाई 100 रुपीज। तो n इक्वल टू 1 से अगर इलेक्ट्रॉन को जंप करना है n इक्वल टू 2 में, तो क्या करना पड़ेगा, इस एनर्जी का डिफरेंस जो भी होगा उतनी एनर्जी को एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। कितना एनर्जी हो जाएगा, 10.2। 10.2 को एब्जॉर्ब करेंगे तो क्या बचेगा, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ में आ रही बात? तो बस अब यहाँ पे हम एनर्जी का डिफरेंस और लिख देते हैं क्योंकि ये एनर्जी डायग्राम आगे आगे बहुत काम आने वाला है। सो व्हाट वी आर राइटिंग इज एनर्जी का डिफरेंस कैसे निकालेंगे, डेल्टा ई इज ई हायर माइनस ई लोअर। ठीक है, ई हायर माइनस ई लोअर। तो ई हायर और ई लोअर को मैं E2 माइनस E1 लिख रहा हूँ। E2 का मतलब है हायर, नॉट n इक्वल टू 2, है ना, और E1 का मतलब है लोअर। तो लिख लेते हैं। तो डेल्टा ई की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे, -13.6 जेड स्क्वायर बाई n2 स्क्वायर। n2 हायर हो गया, है ना, रिप्रेजेंटेशन है, n2 का मतलब हायर ऑर्बिट, माइनस ऑफ 13.6 जेड स्क्वायर बाई n1 स्क्वायर। n1 क्या हो गया, लोअर। इससे एनर्जी का डिफरेंस कितना आया, वी कैन टेक ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो डेल्टा ई की वैल्यू आ गई 13.6 जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, है ना। ये एक तो ये फॉर्मूला आ गया, और या फिर आप ये डायरेक्टली मैंने आपको वैल्यूज दे रखी हैं, यू कैन सब्ट्रैक्ट। ठीक है, तो यू कैन से -3.4 माइनस ऑफ 13.6, so -3.4 plus 13.6, the value will be 10.2। ठीक है, तो ऐसा सबके साथ कर लेंगे सारे केसेस में। तो मैं यहाँ पे वैल्यू लिखता जा रहा हूँ।
तो इसके एनर्जी का डिफरेंस कितना आया फिर 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब बताओ भाई कौन बताएगा इनके बीच की एनर्जी का डिफरेंस 1 से 3 जल्दी से बताओ उसका डिफरेंस। हायर माइनस लोअर है ना, -1.51 माइनस ऑफ -13.6 कितना आएगा? ट्वेल्व पॉइंट जीरो नाइन भाई, ये 1.51 है, डू नॉट मेक मिस्टेक राइट। ठीक है, तो ये हो गया -1.51 प्लस 13.0 let's say 13.6, so this is a subtraction right। तो ये आ गया 12.09। ठीक है, अगर मैं बोल रहा हूँ let's say I am saying 4 से 1 के बीच का डिफरेंस कितना बताओ? ये -0.85 है और ये 13.6 है, तो कितना होगा? चलिए सब्ट्रैक्शन है केवल, सिंपल 12.75। ठीक है, 12.75, तो ये वैल्यूज आ गई। अब ये वैल्यूज भी याद रख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक का सेकंड से थर्ड के बीच का डिफरेंस, तो ये 10.2 था, ये 12.09 है, इसके बीच का डिफरेंस कितना आ गया? 1.89। यहाँ से यहाँ के बीच का डिफरेंस ये 10.2 है, ये 12.75 है, तो 2.55 इलेक्ट्रॉन। और यहाँ से यहाँ तक के बीच का डिफरेंस, बस ये वैल्यू याद रहनी चाहिए। 4 वैल्यू ये है, 4 या 5 और 6 वैल्यूज ये हैं, ये याद करती है। इनके बीच का डिफरेंस है 0.66 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन वोल्ट 2.55, 1.89, 12.75, 12.09 ये। ठीक है, तो ये हो गया आपका एनर्जी डायग्राम। आज क्लास यहीं फिनिश करेंगे, इसको अच्छे से रिवाइज करके आना, उस पर रिलेटेड क्वेश्चंस आगे कराएंगे क्लास में। कल जितने अच्छे से रिवीजन होगा उतने ज़्यादा क्वेश्चन हम कर पाएंगे, है ना? ठीक है, दैट्स इट। यस, अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। यस, जो असाइनमेंट भेजी है वो बहुत सिंपल सी असाइनमेंट है, वो आपको सॉल्व करनी है राइट। इसमें कोई डाउट होगा तो मैं बता दूंगा। सारे फॉर्मूले जो मैंने ब्रैकेट में डाले हैं वो आपको लर्न करने हैं, वो याद करने हैं। और ये वैल्यूज है ना, इसके ये एनर्जी डायग्राम 2 बार अपने घर में बना के खुद से बना के देख लेना, वैल्यू फिट कर करके और डिफरेंस ले देख के, है ना, कॉपी नहीं करना है। एक बार वैल्यू ऐसे डिवाइड बाई 4 जो फॉर्मूला हमने रखा था एन की वैल्यू डाल के एन स्क्वायर कर करके खुद से कैलकुलेट करना और फिर ये डिफरेंस खुद से निकालना। ऐसे 2 बार करोगे याद हो जाएगा। हाँ, डाउट पूछ लो भाई। सर आपने साइड में लिखा ना ए नॉट अपॉन कुछ तो 4.9 वगैरह, वो क्या है? वो बस ये रिप्रेजेंटेशन है, 13.6 को ई नॉट माना था ना, तो इसको ई नॉट के टर्म्स में भी लिख सकते हैं अगर आप चाहो तो, है ना? है ना, इसको लिख सकते हैं 3 ई नॉट बाई 4, ऐसे ये हो जाएगा आपका 8 ई नॉट बाई 9। ओके, है ना, ऐसे लिख सकते हैं डिफरेंस। और सर ये क्या है
मतलब आपने देखा ना n इक्वल्स टू इनफाइनाइट, हाँ उसके n की इनफाइनाइट 0 ही रहेगी हमेशा। ऑब्वियसली इनफाइनाइट से डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा ना। हाँ हम्म, yes sir। ठीक है ओके वेरी Yes, गुड 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 साक्षी। चलो भाई और किसी को कोई डाउट तो फिर एंड कर रहे हैं ना, कल मिलते हैं सुबह सुबह, रिवाइज कर लेना। बाय बेटा बाय।